हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है पुनः सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा पहला ऑप्शन क्या है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम जो है पूरा नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें से जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में जो है सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। हमारा पहला वाला कथन जो है सत्य होगा। अगला प्रश्न क्या है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो पहला ऑप्शन मेरा विद्यालय, दूसरा ऑप्शन मेरा परिवार, तीसरा ऑप्शन मेरा प्रिय मित्र और चौथा ऑप्शन है मेरा पड़ोस। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार जो है विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में जो है बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है। ठीक। परंतु परिवार में संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन, बुआ फूआ पप्पा, इस सब के बारे में जो है बच्चों को ज्ञान होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो है इसमें से तीन का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक बच्चा किस रोग से ग्रस्त है? यदि वह सा और वाज अनक्लियर में जो है अंतर नहीं कर सकता है तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है शब्द जब लिंग विकार, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्समिया और चौथा ऑप्शन है डिसग्राफिया। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों का क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक जो है शब्द के अक्षरों को क्रम का अंतर नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला ऑप्शन क्या है? समस्या मौलिक होती है। दूसरा ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान तथा एक उपागम होता है। तीसरा ऑप्शन है समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है और चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। समस्या समाधान में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तीसरा है अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते और चौथा ऑप्शन है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली की विशेषता यह है कि वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। हमारा जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या है? चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन चरण आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन,
प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। तो हमारा जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको क्रमबद्ध से तरीके से जो है सही करना है। देखिए हमारा इसमें जो होगा ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ठीक है, सर्वप्रथम क्या होगा? पूर्व प्रक्रमण, और फिर दूसरे स्थान पर होगा श्रेणीकरण, और तीसरे स्थान पर होगा श्रेणीकरण, और दूसरे स्थान पर होगा प्रतिक्रिया चयन, और पहले स्थान पर होगा प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो सूचना चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो है पहले पे क्या आएगा? पूर्व प्रक्रमण, दूसरा है श्रेणीकरण, तीसरा है प्रतिक्रिया चयन, और चौथा है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। हमारा जो है विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानतः क्या है? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानतः जो है उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह कैसे प्रदर्शित करती है? इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने योग्य नहीं है। दूसरा है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, और तीसरा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, और चौथा ऑप्शन है राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मोनिका जो है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। ठीक, एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना सर्वाधिक संभावना है? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा जो है निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता, और चौथा ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो है इसमें से 11 का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला है दौड़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है चढ़ना, और चौथा है फुदकना। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है जिसमें दौड़ना, चलना, फुदकना आदि आते हैं तमाम। ठीक, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता? लिखना। तो हमारे इसमें से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है?
वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना। तीसरा ऑप्शन क्या है? बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्ध से कम होती है। और चौथा ऑप्शन सहयोगात्मक समस्या समाधान। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो है इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं हम? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दूसरा ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। और तीसरा ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव। और चौथा ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार अनुभव कर सकते हैं हम। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक गति, भावी व्यवस्था आदि मतलब तमाम प्रकार के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? डिसथीमिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, तीसरा है डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया, और चौथा है डिसग्राफिया। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही? शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? हमारा जो है 15 का डी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक, इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर जो है असर पड़ता है। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।